तो अगेन आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। एस्पिरेंट्स हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं और उस सीरीज में आज हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अभी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स कर रहे हैं। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। फिर भी अगर और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम लोग कई सारी चीज़ों को और लेकर आ रहे हैं, जैसे मैराथन, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी बहुत कई सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग कनेक्टेड रहे परफेक्शन आई इसके साथ और आप अपनी सफलता की जर्नी को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित रूप से हम भी आपको कुछ ना कुछ सहयोग करते रहेंगे। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भर के आकांक्षी जिलों में, पहले तो समझ लो कि ये आकांक्षी जिले क्या हैं। आकांक्षी जिले उन जिलों को कहा जाता है जो कि कई सारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन सोशल इंडिकेटर्स में जो पीछे हैं, सामाजिक जो सूचकांक हैं, उन सामाजिक सूचकांक में पीछे हैं। बिहार के भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आकांक्षी जिले के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसके लिए आकांक्षी जिलों को बेहतर करने के लिए, आकांक्षी जिलों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जाता है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। तो आकांक्षी जिले में किशोरियों को, बच्चियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग टू द गर्ल्स इन द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया? तो इसका नाम है नव्या। नव्या इज द स्कीम, एक इनिशिएटिव है जो कि कहाँ पे? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, आकांक्षी जिले में किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में कुछ चीजें और जान लेना चाहिए। ये जो है नव्या स्कीम, ये कौशल विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो नव्या स्कीम किसकी संयुक्त पहल है? तो कौशल विकास एवं, ठीक है, कौशल विकास एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। पहली बात तो याद रखना है कि ये किसकी पहल है? नव्या। क्या करना है बोलो? व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे कि क्या क्या आ सकता है? जैसे कि ड्रोन की असेंबली हो सकती है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो सकता है, ठीक है, और कई सारे गैर पारंपरिक जो कौशल हैं वो कौशल इसके अंदर शामिल हो सकता है। ये लॉन्च किया गया है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से लॉन्च। कहां से लॉन्च किया गया है? तो सोनभद्र, यूपी से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये स्कीम का नाम है नव्या स्कीम, कौशल विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कहां से स्टार्ट किया गया है इसको? सोनभद्र, यूपी से। है क्या? तो आकांक्षी जिले में किशोरियों को क्या प्रदान करना है? व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर क्या क्या है तो आप लोग देख लोगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर क्या क्या आता है? तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये सब नए एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी जॉब्स मिल रहे हैं, लेकिन बच्चियों को चूंकि उस तरीके का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है, उनको कौशल नहीं प्राप्त है, इसलिए वो इन क्षेत्रों में जॉब लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि भारत की 23 वर्षीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन थी जिन्हें टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 की कक्षीय उड़ान के लिए, 2029 में ये उड़ान होगा, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जानवी डांगेटी। अब इसके बारे में थोड़ा समझो, ठीक है। ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें आप देखोगे कि 3 इयर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 इयर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। 2026 से इनकी ट्रेनिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और 2029 की कक्षीय उड़ान के लिए
ये अंतरिक्ष यात्री के उम्मीदवार के बारे के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2025 में संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की घूर्णन अध्यक्षता यानी कि रोटेटिंग चेयर का अध्यक्षता जो है वो कौन सा देश करेगा। तो आपको बता दूं इसका आंसर कि 2025 है, इसमें रोटेटिंग चेयर की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता कौन करेगा, चाइना करेगा। अब इसके बारे में कुछ बातें और आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कि इस साल जो इसका थीम है, ठीक है, वो क्या है, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट। संघाई स्पिरिट जो है उसको अपहोल्ड करना, उसको रखना। ठीक है, संघाई स्पिरिट को, संघाई के जो उद्देश्य हैं उनको कायम रखना। ठीक है, और एससीओ को प्रगति के ऊपर ले जाना। ठीक है, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एंड किसको प्रगति की ओर ले जाना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रगति की ओर ले जाना। भारत 2017 में इसका पूर्ण अध्यक्ष बना था, 2017 में, और 2023 में भारत जो है ये पूर्ण सदस्य बना था, और भारत 2023 में पूर्ण सदस्य बना था, और 2023 में भारत ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अध्यक्षता कब हुआ, 2023 में भारत ने किया अध्यक्षता, है ना, याद रहेगा सभी को। ठीक है, और इसका जो थीम है वो क्या है, संघाई स्पिरिट को कायम रखना और एससीओ को किसकी ओर लेकर जाना, संघाई जो स्पिरिट है, उद्देश्य है, उसको कायम रखना, ये थीम है, और एससीओ को क्या करना, और डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना। ठीक है, समझते सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या पूछना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एआई और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियों का उपयोग करके मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए, ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है समझ लो। कई बार आप देखते होंगे, और ये ज्यादातर आपको असम की ओर या वेस्ट बंगाल की ओर आपको देखने को मिलता है कि कई बार जैसे हाथी जा रहे हैं और ट्रेन से टकरा गए, तो कई बार ऐसा होता है कि वाइल्ड लाइफ जो हैं, जो जंगली जंतु हैं, उनका मानव के साथ संघर्ष हो जाता है जाने अनजाने में, और इसके कारण मानव को भी लॉस होता है, और जो हमारी जनजातियां, हमारी जो वन्य जीव जातियां हैं, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, वो भी क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको कम करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी कुछ बदल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको बदलने के लिए, इस संघर्ष को कम करने के लिए, इस कंफ्लिक्ट को कम करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम का यूज किया जा रहा है। याद रखेंगे, एआई एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम तुरंत बता देगा। रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम के अंदर क्या होता है कि किसी चीज का लोकेशन, लोकेलिटी वो तुरंत बता देगा। तो इसकी शुरुआत की जा रही है, और ये कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा कि ये जो किया जा रहा है वो कहाँ पे, देहरादून के अंदर किया जा रहा है, देहरादून के अंदर किया जा रहा है। ये आप सभी को याद होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है, वहां पे इसकी शुरुआत की जा रही है। दो चार बातें और आपको बता दूं कि ये जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका फोकस जो है एआई बेस्ड प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, मैंने बताया कि एआई के ऊपर प्रिडिक्शन करना, रिसर्च करना, कम्युनिटी का जो संवेदी का सेंसेशन है, ठीक है, उसकी रक्षा करना। ठीक है, और देखेंगे कि रिसेंट टाइम में ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम में टाइगर कन्फ्लिक्ट, टाइगर का डेथ और एलिफेंट का डेथ काफी ज्यादा हुआ है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के इंटरप्शन के कारण। नेक्स्ट है, जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी हवाई अभियान का कोड नेम क्या था। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कई सारे अभियान शुरू किए गए थे, एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। पहले तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर होगा। ठीक है, ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया है,
किसके द्वारा? अमेरिकी हवाई अड्डों के द्वारा, और इसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जैसे ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा शुरू किया गया? बोलो, यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो इस सिमिलरली और भी कई सारे ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जैसे कि पहला जो ऑपरेशन है और वो है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, शेर जो है वो क्या हो रहा है? जग रहा है। और ये शुरुआत किया गया किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये शुरुआत किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। ठीक है, और इसने क्या किया है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर टारगेट किया है। दूसरा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। पहला तो ये हो गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और ये जो ट्रू प्रॉमिस 3 है ये शुरू किया गया है कि इजराइल के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या करेगा? एडवांस मिसाइल को के द्वारा स्ट्राइक करेगा। उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तो आपने देखा ही यूएसए के द्वारा है। ऑपरेशन बशर अल फतेह, ठीक है, ये भी जो है ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन बशर अल फतेह, ये भी ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया गया है? ईरान के द्वारा शुरू किया गया है बशर अल फतेह। और इसमें जो यूएस के जो बेसेस थे कतर में, उसके ऊपर क्या किया गया? हमला किया गया। और उसके बाद है ऑपरेशन सिंधु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंधु, ये इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। और ये जो है इसमें क्या किया गया है? ऑपरेशन सिंधु ये इंडिया के द्वारा, और इसमें बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, वहां से बचाया गया है और बचा के वापस इंडिया जो है लाया गया है। लगभग 4400 इंडियन को इस कॉन्फ्लिक्ट रीजन से, ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट रीजन से, ईरान और इजराइल के विवाद वाले रीजन से लगभग 4400 लोगों को इवैक्यूएट करके बचाकर कहाँ पे लाया गया है? भारत में लाया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से किस उन्नत अंडर वाटर माइंस का परीक्षण किया है? ठीक है, किस अंडर वाटर माइंस का परीक्षण किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, MIGM। ठीक है, MIGM। तो किसने किसने किया है बोलो? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर किया है। MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा? ध्वनिकीय, चुंबकीय और दबाव सेंसरों का उपयोग करके पनडुब्बियों का, जहाजों का पता लगाएगा। ठीक है, और ये भारत की अंडर वाटर और रणनीतिक जो सुरक्षा मार्ग है उसकी सुरक्षा करता है, उसको बचाता है। ठीक है, और यह मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर जो निर्माण करना है, भारत के अंदर जो विनिर्माण करना है। ठीक है, क्योंकि हम आपको पता होगा कि भारत बहुत ज़्यादा निवेश करता है किसको खरीदने पर? विभिन्न प्रकार के मिसाइल्सों को खरीदने पर। तो ये जब भारत में बनेगा तो ये भारत का मेक इन इंडिया वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। हाल ही में परीक्षण किया गया अब्दाली मिसाइल, तो ये सब तो ज़्यादा पढ़ने का है नहीं, पाकिस्तान का है तो इसको क्या ही कह सकते हैं, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, है ना। नेक्स्ट है पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले के लिए उपयोग किए गए सोंगर ड्रोन। ठीक है, ये पाकिस्तान बस यही कर ही सकता है। ठीक है, और वो भी सही से नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा समस्या तो ये है। ठीक है, ये ऐसा कंट्री है कि सिर्फ इनको वाहवाही अपना चलाते रहना है, लेकिन कोई सुनने वाला इनका होता नहीं है। ठीक है, तो सोंगर ड्रोन जो है ना, इन्होंने विकसित किया है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है किसने? टर्की ने हेल्प किया है। ठीक है, इन सभी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन आ जाएगा तो बना लेंगे, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, बेकार सा इन्होंने अब कई सारे, आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे जो देश के सैनिक हैं, वीर सैनिक, ठीक है, उनको वो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए, है ना। तो ये पाकिस्तान हमेशा झगड़ा तो कर नहीं पाता है भारत से, युद्ध तो कर नहीं पाता है, वो रगड़ा खोजता रहता है।
ठीक है, और उस रगड़ा के कारण इतना ही है क्षमता, तो एक बार आकर अच्छे तरीके से युद्ध कर लें। युद्ध जैसे ही होता है तो फिर उसके बाद भागने लगता है। और रगड़ा लेकिन इनको करना है। कुछ लोग होते हैं जिसको क्या कहते हैं, थेथर होते हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा कहाँ पे शुरू उद्घाटित की गई है? ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल तो ये शुरू की गई है कहाँ पे? लखनऊ के अंदर, याद रखेंगे सभी लोग, लखनऊ में शुरू किया गया है। ये 11 मई 2025 को शुरू किया गया और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, हमारे रक्षा मंत्री ने। ठीक है, राजनाथ सिंह द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया, याद रखेंगे सभी लोग। दूसरी बात आप ध्यान देंगे कि ये जो है लगभग 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा केंद्र है, ये कितने हेक्टेयर में? 80, आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसके द्वारा लगभग प्रति वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया, और उसको बहुत आसानी से पूरा भी किया जाएगा। और एक बार बता दूं कि यह जो है यह भारत और रसिया, ठीक है, रूस की संयुक्त पहल है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बोलो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? तो लखनऊ में, सभी को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आईएनएस शारदा ने हाल ही में किस देश के साथ HADR अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, किसने? तो भारत ने किसके साथ भाग लिया है? तो ये मालदीव के साथ भाग लिया है, याद रखेंगे। आईएनएस शारदा ने भाग लिया है, ठीक है, और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर इसमें भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले CISF अधिकारी कौन बने हैं? ठीक है, पहले CISF अधिकारी कौन बने हैं? तो इनका नाम है गीता समोता। ठीक है, गीता समोता, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, ये CISF अधिकारी हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, CISF और चढ़े कहाँ पे है? बोलो तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोलर डिफेंस द्वारा 2025 में विकसित नए स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम, स्वदेशी है भाई लोग, स्वदेशी है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन को रोकने वाला सिस्टम है। ठीक है, स्वदेशी है, और इसका जो आंसर है वो भार्गवास्त्र है। ठीक है, भार्गवास्त्र है। ठीक है, तो ये जो है भार्गवास्त्र सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा, एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ठीक है, ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है 5000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी है। 5000 मीटर की से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी है। ठीक है, और इसमें 6 से 10 किलोमीटर रडार और IR सेंसर भी इसके अंदर शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? बोलो भार्गवास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शामिल किया गया पारंपरिक नौकायान जहाज। ठीक है, पारंपरिक नौकायान जहाज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? पारंपरिक नौकायान जहाज, और इसका नाम है INS कौंडिन्या। ठीक है, INS भी कौंडिन्या। अब ये क्या है सो समझ लेते हैं। ये भारतीय समुद्री तकनीकों पर सिला हुआ बना हुआ एक नौकायान जहाज है, और इसको जो बनाया गया है किसके आधार पर बनाया गया है? तो अजंता गुफाओं के आधार पर, अजंता गुफाओं के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसमें कोई पारंपरिक चीजें नहीं है, जैसे कि नारियल, रेशा, कोई चीजें नहीं है, और इसमें प्राचीन प्रतीकों को इसमें शामिल किया गया। तो याद आपको रखना है कि ये INS भी कौंडिन्या जो है
उसमें किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वो अजंता गुफाओं के आधार पर बनाया गया है। नाम है पारंपरिक नौकायान जहाज। ठीक है, तो आप लोग बताओ कैसा चल रहा है, आप लोग का पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है, और बिल्कुल अभी आप लोगों ने कमेंट किया था कि फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट सर एक बार करा दीजिए मैराथन में। कुछ लोगों ने बोला इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, मैं करा देता हूँ। आप जो बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी बोलेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बोलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम रात से लेकर सुबह तक में मैक्सिमम चीज़ों को आपको रिवाइज करा के देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहें, कनेक्टेड रहें हमारे साथ। ठीक है, और अगर मन में लगे कि नहीं सर और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ बताएं, हम लोग आपके साथ आपके लिए ही जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की नई घोषित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म। आप देखते होंगे कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, अब मैक्सिमम जगह आप देखते होंगे कि बस आंसर ये है। मैं क्वेश्चन के अंदर भी बताता हूँ कि जैसे जीनोम एडिटेड मतलब क्या, उसमें जीन को कैसे संवर्धन किया गया है, कई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, मैं उससे आसपास की 4-5 चीजें बताता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने जो चीज पढ़ा है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। उससे रिलेटेड टॉपिक सेम हो सकता है, उससे रिलेटेड अगर आपको सारे फैक्ट्स नहीं पता है, सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे बचना है कि एकदम जल्दी 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 करके नहीं करना है। आपको एक बार में ठीक ठाक क्वेश्चन करने हैं और उसको रिवाइज करना है। जितना हमने अभी तक 250 क्वेश्चन के आसपास करा दिया है, 250 या 300 क्वेश्चन करा दिया है, आप सभी को रिवाइज करते रहे। मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, इसमें से बहुत सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको करते रहे और मैं आपको एग्जाम से बहुत पहले बहुत सारे क्वेश्चंस और करा दूंगा, मैराथन भी लेकर आऊंगा। जुड़े हुए रहे, बस इतना ही करना है। तो एक बार याद रखना है कि इसका नाम क्या है, जीनोम एडिटेड जो चावल है, इस जीनोम एडिटेड चावल का नाम क्या है, तो इसका नाम है DRR धान 100, जिसको हम लोग कमला के नाम से भी जानते हैं। अब ये जीनोम संवर्धन क्यों किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा जीनोम एडिटिंग क्यों किया जाता है। ठीक है, देखेंगे तो ये जो बनाता है वो कौन करता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, इसने इसकी घोषणा की है। ठीक है, और ये जो है 25% इसकी जो उत्पादकता है, उपज है, वो ज़्यादा है, 25% उपज ज़्यादा है। ठीक है, 25% अधिक उपज है, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ऐसे इसी समय एक और राइस की किस्म को क्या किया गया है, को बताया गया है, और उसका नाम है DST राइस 1। ठीक है, DST राइस 1 भी बनाया गया है, लेकिन ये जो उपज ज़्यादा है वो किसका है, DRR धान 100 का जो उपज है वो ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूसा इंडैंड माइनेनिक्स, सबसे लंबे इंफ्राटेक्सेंस वाला जंगली केला है। ठीक है, जंगली केला है। ये कहाँ खोजा गया है बता देते हैं। ये खोजा गया है अंडमान में। पहले तो ये जान लो कि अंडमान में खोजा गया है। सबसे लंबा है ये केला। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और इसका जो हाइट है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लगभग 4.2 मीटर का हाइट का केला आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कृष्णा रिजर्व है, रिजर्व वन फॉरेस्ट है, उसमें पाया गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये पाया कहाँ पे गया है, सबसे लंबा केला कहाँ पे पाया गया है, बोलो कहाँ पे, तो अंडमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल प्लांट कहाँ पे उद्घाटित किया जा रहा है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। ठीक है, तो ई मेथनॉल प्लांट जो है वो डेनमार्क में स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या होंगे सो समझ लो। ये लगभग 42,000 मैट्रिक टन हरित ईंधन का, 42,000 मैट्रिक टन, 42,000 मैट्रिक टन हरित ईंधन का उत्पादन करेगा। हरित ईंधन का उत्पादन करेगा कितना, 42,000 मैट्रिक टन का उत्पादन करेगा। ठीक है, और बता दें कि इसमें इसको जो है यूरोपियन एनर्जी और मित्सुई ने 150 मिलियन यूरो में बनाया है। तो आंसर इसका याद रखना है कि क्या, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये कहता है भारत की नई ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान सुविधाएं हाल ही में कहाँ उद्घाटित की गई है। तो पहले तो इसका आंसर जो होगा वो कहाँ पे, गोवा में उद्घाटित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च, ये नेशनल सेंटर है। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? गोवा में। ठीक है, और इसके अंदर पोलर भवन और यहाँ पे जो है 2 भवन बनाए गए हैं गोवा के अंदर। ठीक है, गोवा के अंदर 2 भवन बनाए गए हैं। एक को हम लोग कहते हैं पोलर भवन, ठीक है, और दूसरा का नाम है समुद्री भवन या समुद्र भवन भी कह सकते हैं। ठीक है, पोलर भवन और समुद्र भवन इसका नाम है, सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसको बनाया गया है, सागर भवन को 13 करोड़ में बनाया गया है और अल्ट्रा लो तापमान का ये लैब है। ठीक है, और इसके करेगा क्या? ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च क्या करेगा? तो पोलर रीजन में रिसर्च करेगा। ठीक है, ओशियनिक रीजन में रिसर्च करेगा कि क्या क्या चीजें, नई चीजें मिल रही हैं। जैसे आपको पता होगा कि ओशियंस के अंदर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, PMN जिसको कहते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स काफी मिले हैं रिसेंट टाइम में। पहले लोगों को नहीं पता था कि मिनरल्स, खनिज जो हैं वो कहाँ, समुद्र के अंदर भी मिल रहे हैं, कोबाल्ट मिल रहा है। तो अभी ये रिसर्च करेगा। और आप लोगों को एक बात बताना है कि इंडिया ने PMN के लिए, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? बिल्कुल सही, मैं आपको बता देता हूँ, डीप सी ओशन मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होता है? कई सारे मेटल से मिला हुआ एक चट्टानी टुकड़ा होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? ओशियंस के अंदर पाया जाता है। क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले CPS कमी उपचार में किस जीन एडिटिंग, CPS डिफिशियंसी ट्रीटमेंट में किस जीन एडिटिंग टेक्निक का यूज किया गया है? तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज किया गया है। ठीक है, और ये जो है 9 महीने के बच्चे में ये CPS डिफिशियंसी थी, उसके लिए किया गया है। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये पेनिसिल्विया विश्वविद्यालय और चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें क्रिस्पर Cas9, ठीक है, इसमें किसका यूज किया जाता है? बोलो, CRISPR Cas9 का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत द्वारा 2025 में शुरू किया गया उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का मतलब क्या? कि आप देखो, इंडिया के अंदर मौसम में काफी ज्यादा चेंज होता रहता है। आप अभी घर से निकलोगे, लगेगा एकदम गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, थोड़ा सा दूर जाओगे बस तुरंत में बारिश होने लगी। तो इंडिया को ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरे देशों में क्या होता है, जैसे US वगैरह में क्या होता है कि लोग सुबह में वेदर फोरकास्ट देखते हैं और वेदर फोरकास्ट देख लिया कि आज बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर वेदर फोरकास्ट देख के निकले कि आज बारिश नहीं होगी तो पक्का उस दिन बारिश हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं कि हमारे जो ज्योग्राफर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं। हमारे यहाँ जो हमारे जो क्लाइमेटोलॉजी है, उस क्लाइमेट को कई सारे फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एंड दैट्स वाई आप देखेंगे कि उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जो है वो भारत को लॉन्च करना पड़ा है। और इसका जो नाम है वो है भारत फॉरकास्ट सिस्टम। भारत फॉरकास्ट सिस्टम। और इसको विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो इसको विकसित किया गया है IITM पुणे के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा इसको क्या किया गया? विकसित किया गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये पुणे बेस्ड है, ये ध्यान रखना है सभी को। IITM पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और ये जो है भारत फॉरकास्ट सिस्टम जो है ये 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन है। इसमें 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन, 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन के साथ साथ 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन के साथ साथ ये वर्ल्ड का सबसे सटीक मॉडल है। ठीक है, यह अर्का और अरुणिका सुपर कंप्यूटर के द्वारा संचालित है।
जो सुपर कंप्यूटर्स है उसका भी नाम याद रख लो भाई लोग। सुपर कंप्यूटर्स जो इसको संचालित कर रहा है उसका नाम है अर्का। याद रखेंगे क्या नाम है, अर्का और अरुणिका। अर्का और अरुणिका ये दो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और ध्यान रखेंगे कि यह इसरो सैटेलाइट डेटा और रडार इनपुट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, नाम है भारत फॉरकास्ट सिस्टम, BFS। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं कि मई 2025 में भारत में से किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया गया। बड़ी अच्छी खबर है भाई, ठीक है, कि अब पहले ये सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या थी, सभी लोगों को हो जाता था, तो अभी रिसेंटली इसको ट्रैकोमा को WHO ने WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा को कहा है कि नहीं भाई भारत से ये खत्म हो गया है। ठीक है, ये एक संक्रामक नेत्र रोग है और साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखेंगे तो इंडिया इज द थर्ड कंट्री जहां से ये खत्म हो गया है। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि भारत ने 2025 में ISS पर अपने पहले जैविक प्रयोगों की घोषणा किस मिशन के तहत की थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एक्सियम मिशन चला है, ठीक है, जिसमें जो आपको पता होगा कि चालक दल के जो सदस्य थे भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे। और इसमें क्या किया जाएगा कि स्पेस में ले जाकर कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, उसका स्टडी किया जाएगा। तो ये थोड़ा याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इन स्पेस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोरिटी सेंटर। ठीक है, तो एक बात समझो कि 2025 में कर्नाटक ने इन स्पेस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्यों? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट फ्लाइट होगा, ठीक है, वो गगनयान होगा, दिसंबर में स्टार्ट होगा इस साल। ठीक है, और यह जो है इंडिया का जो अंतरिक्ष नीति है, अंतरिक्ष नीति 2023, इस अंतरिक्ष नीति का क्या करता है, समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है। 2025 को इसरो ने किस चीज के रूप में नामित किया है, तो ये है इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में नामित किया। याद रखना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में नामित किया है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में प्रगति को क्या करता है, चिन्हित करता है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में भारत भी जाएगा साथ साथ। ठीक है, भारत में लोग भी जाएंगे। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को LEO में इसके द्वारा क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसरो ने किसको कौन से वर्ष घोषित किया है, गगनयान वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्टेशन पर भाई बैक्टीरिया मिल गया है। चाइना में यही सब होता ही है। ठीक है, कि अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या मिल गया है, बैक्टीरिया मिल गया है और इसका नाम है नियालिया थियांगोसेनिस। क्या नाम रखते हैं भाई, ठीक है, नाम तो थोड़ा ठीक ठाक रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के अनुसार 2032 में चंद्रमा से टकराने की 3.8% के चांसेस हैं, किस क्षुद्र ग्रह का है, ठीक है, किस एस्ट्रॉयड का है। तो आंसर विल बी 2024 YR4, 2024 YR4। ठीक है, ये है कि इसमें टकरा जा सकता है। इस क्षुद्र ग्रह का व्यास जो है वो लगभग 65 मीटर व्यास है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 65 मीटर है और इसे एटलस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। चलते आगे। नेक्स्ट है अब थोड़े देखो, हम लोग जो क्वेश्चंस दे रहे हैं इन क्वेश्चंस में दोनों तरह के क्वेश्चंस दे रहे हैं। जैसे देखो आप देखोगे कि 69th BPSC के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे।
अब उस समय जब अगर मान लो कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उस समय थोड़ी बोलोगे जाकर कि नहीं मैंने तो तैयारी जो है वन लाइनर से किया था, ये क्यों दे दिया, अब हम एग्जाम नहीं देंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं बोलोगे जाकर। इसलिए हम लोग क्वेश्चंस में आप देख रहे होगे कि कुछ क्वेश्चंस वो स्टेटमेंट बेस्ड भी ला रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस फैक्टर बेस्ड भी ला रहे हैं, वन लाइनर तरीके के भी ला रहे हैं। आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी तरीके का मुसीबत आ जाए। क्योंकि 70 वाले बीपीएससी में क्या हुआ, सब जगह इतना हल्ला होगा कि यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, उस तरीके का क्वेश्चन है, बच्चे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हैं, हार्ड क्वेश्चंस बना रहे हैं। और जब क्वेश्चंस, कई तो सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने बताया कि सर हम लोग पूरा क्वेश्चन पहले पलट के देखते रहे कि इसमें एक भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भी कि नहीं है, और नहीं मिला। बड़ा 5-10 मिनट तक तो लगा कि क्या हो गया। फिर हम लोग को ध्यान में आया कि नहीं भाई एग्जाम है, 2 ही घंटे का है। तो ऐसे भी तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा सबके लिए सेम होगा, कुछ भी आएगा सबके लिए सेम होगा। आपको बस क्या करना है, प्रिपेयर रखना है खुद को किसी भी परिस्थिति में। वन लाइनर क्वेश्चन है तब भी बनाएंगे, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तभी भी बनाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तब भी बनाएंगे। हमको कोई भी परिस्थिति हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमको एकदम रेडी रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर रखना है कि किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से डिगने वाले हम ऐसे भी नहीं है, है ना। हम लोग सभी विकट से विकट परिस्थिति में भी खुद को अडिग रखने वाले लोग हैं। तो बस मेंटली ऐसे प्रिपेयर करना है कि कुछ भी हो जाए हमको बनाना है, एग्जाम निकालना है। ठीक है, और ये सब जो लफड़ा चलता रहता है, इन लफड़ों से क्या रखना है, अपने आप को साइड रखना है ना। बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कृषि निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये पहले भी एक बार डिस्कस हो चुका है, कृषि निवेश पोर्टल। ठीक है, तो ये कई केंद्रीय कर और केंद्रीय और राज्य कृषि योजनाओं को एकीकृत करते हुए वन स्टॉप निवेश सुविधा के मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। कृषि निवेश पोर्टल है क्या, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो कृषि निवेश पोर्टल है, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि किसी को भी एग्रीकल्चर के अंदर निवेश करना है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे किसी को निवेश लेना है, फार्मर्स हो या गवर्नमेंट हो, सबको एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, सिंगल स्टॉप स्पेस पर लाकर सबको खड़ा करना है। क्लियर है क्या सभी को, है ना। आगे बढ़ते हैं कि ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है कि पोर्टल को FICCI के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पोर्टल को ये पहला कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये तो सही है। पोर्टल को FICCI के सहयोग से नहीं, इसको जो है किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि इसको जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो सही पूछ रहा है तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। और इसमें कई सारे कृषि से रिलेटेड स्कीम्स जैसे PM कुसुम योजना हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी को क्या किया गया, एक साथ मर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की भूमिका की सही व्याख्या करता है। ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। पहला कथन है कि NCDIR ICMR के तहत एक अस्थायी संस्थान है जो कैंसर और मधुमेह, ICMR के तहत एक स्थायी संस्थान है जैसी पुरानी बीमारियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने पर केंद्रित है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें डेटाबेस की बात की जा रही है कि कितने लोगों को कैंसर है, कितने लोगों को डायबिटीज है, इसका एक डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस होने के बाद क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी चीज का, मान लो कि गवर्नमेंट को कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो उस डेटाबेस के थ्रू सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये तो
गड़बड़ हो गया में है, और वास्तविक समय में महामारी के लिए नहीं, नहीं महामारी के लिए नहीं है, ये पुरानी बीमारियों के लिए, पुरानी बीमारी के लिए डिजिटल निगरानी का प्रबंधन करता है। तो डिजिटल निगरानी तो है, लेकिन पुरानी बीमारी के लिए, नई दिल्ली के लिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो सही विकल्प में क्या हो जाएगा, केवल एक सही। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन गल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, कैस्पियन गल के बारे में निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह आमतौर पर पश्चिम के आर्द्रभूमि में, वेटलैंड्स में, गुजरात वगैरह का वेटलैंड्स है वहां पाया जाता है ना, और सर्दियों के प्रवास के दौरान भारत में आता है। इसकी समानता के कारण स्टेपी गुल से काफी ज्यादा ये रिजेंबल करता है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है और इसे हाल ही में पहली बार देखा गया है। तो देखो, ये पश्चिम के आर्द्रभूमि में पाया जाता है, गुजरात वगैरह में जो वेटलैंड्स हैं वहां पे पाया जाता है, और इस स्टेपी गुल से काफी ज्यादा इसका मिलता जुलता है। सर्दियों के कारण ये आता है, प्रवास करता है, माइग्रेट करता है। लुप्त प्राय प्रजाति नहीं है भाई, है ना, IUCN की रेड लिस्ट डेटा में नहीं है, ये सामान्य रूप से अवेलेबल है, और इसे हाल ही में पहली बार नहीं देखा गया है, इसे 2013 में ही केरल में देखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आंसर विल बी 1 और 2। ठीक है, बढ़िया। आगे चलो, देख रहे होगे कई सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। ये तो प्रथम व्यक्ति दृश्य, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, ये VVI है भाई, लोग लगा लो VVI, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले ये ड्रोन क्या है समझ लो। ये ड्रोन क्या है कि कैमरा फीड से ही वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है, तो FPV ड्रोन ऑपरेटर को पहले व्यक्ति कैमरा फीड से ड्रोन को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, जो चश्मे या स्क्रीन के माध्यम से इमर्सिव नियंत्रण प्रदान करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्टली वहीं से देख लेता है, इसके लिए और इसको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वहां से इनको दिख जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है सो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि वे विशेष रूप से उपग्रह का यूज करते हैं, उपयोग करके काम करते हैं, और GPS अस्वीकृत वातावरण में उपयोग नहीं किए जा सकते। देखो, GPS तो इतना जल्दी पकड़ता नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। GPS अस्वीकृत वातावरण में काम नहीं करते हैं तो फिर नया इसमें क्या होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपको GPS अगर वहां पे नहीं भी रहे, ठीक है, GPS अगर इसमें नहीं भी रहे तो भी ये विजुअल इंफ्रा नेविगेशन एंड लीडार टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, ये चल सकते हैं। GPS है, लेकिन GPS से भी आगे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब इसके बारे में बता दूं कि ये जो है, जो ये FPV ड्रोन है, ये AI इनेबल्ड है, और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो स्थलाकृति है वहां पे भी ये काम करने में सक्षम है। ठीक है, ये जो है सर्विलेंस के लिए, रेस्क्यू मिशंस के लिए, प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए, ठीक है, जैसे सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान बदलना है, उन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये FPV ड्रोन याद रखना, ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है वहीं से उसको कैमरा वैमरा में सब कुछ विजिबल होने लगता है। तो कहीं पर अगर मान लो कि क्या करना है, स्ट्राइक करना है, ठीक है, कहीं पर रेस्क्यू मिशन निकालना है, सर्विलेंस करना है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर विल भी, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल A सही है, ओनली A इज करेक्ट। ओके, भारत की AI पहल भारत जेन VVI के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो 22 भारतीय भाषा में मल्टी मॉडल इनपुट को एकीकृत करता है। पहली बात तो यहाँ प्रीलिम्स में कि भारत की पहली AI पहल का क्या नाम है, भारत जेन नाम है। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं ये मेंस में भी यूज आएंगी, इसलिए थोड़ा इसको ऐसे सुपरफिशियली नहीं पढ़ना, ठीक से पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और आपके क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल ही है। ठीक है, तो पहली बात तो समझ लेना कि ये जो है भारत जेन जो है ये क्या है, भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है।
ठीक है, करेक्ट। ये भारतीय भाषा में काम करता है ना, 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है। किसी भी भाषा में उसको इनपुट देंगे, वो आउटपुट आपको 22 अलग अलग भाषाओं में देने में सक्षम है, 22 भारतीय भाषाओं में देने में सक्षम है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी मॉडल इनपुट, ठीक है, या इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहते हैं। इसे आईआईटी दिल्ली के माध्यम से, नहीं भाई, ये आईआईटी दिल्ली बनाया नहीं है, ये कंफर्म है कि इसको आईआईटी दिल्ली नहीं बनाया है, इसको आईआईटी ये जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको बनाया गया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, अगेन केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। पादप प्लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइटोप्लैंक्टन जानवरों जैसे जीव हैं? नहीं। दो प्लैंक्टन्स दो प्रकार के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन्स, एक जूप्लैंक्टन्स। फाइटो मतलब जो पादप से संबंधित है, और जू मतलब जो जानवरों से संबंधित है। तो समुद्रों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव, बेसिकली ये उथले समुद्रों में पाए जाते हैं, 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, फोटिक जोन में पाए जाते हैं, जहां पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पहुंचती है, 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो है ना वो मछलियों के लिए क्या प्रदान करते हैं, मछलियों को भोजन प्रदान करते हैं। तो पहली बात, प्लैंक्टन्स दो प्रकार के होते हैं, समुद्री जीव दो प्रकार के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन्स, एक जूप्लैंक्टन्स। फाइटो मतलब जो पेड़ पौधे से संबंधित है, और जूप्लैंक्टन्स जो कि किससे संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जानवरों जैसे जीव हैं, गलत। समुद्र की गहराई में रहते हैं, नहीं भाई, मैंने बताया ना कि ये ऊपर उथले हुए रहते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मजीव लगभग आधे हिस्से का बायोमास के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल आधे हिस्से का योगदान देते हैं, ये तो सही है। और पृथ्वी और ऑक्सीजन और समुद्री भोजन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए भी करेक्ट नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी। इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी करेक्ट है, ए और बी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला कि एलएसडी जो है अनुवांशिक उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जो कि एक के लिए क्या होता है, अग्रणी होता है। तो ये सही है, पहला तो करेक्ट है ना। दूसरा, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये अंदर एंजाइमों की कमी, ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट दो ही है, ये दो ही स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो एलएसडी रिजल्ट्स फ्रॉम द जेनेटिक म्यूटेशंस लीडिंग टू द डेफिशिएंसी और माल न्यूट्रिशन ऑफ द एंजाइम्स इनसाइड द लाइसोसोम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा, ये विकार आमतौर पर ऑटोसोमल होते हैं, जो शिशुओं की तुलना में वयस्कों को नहीं प्रभावित करते हैं। ये किसको प्रभावित करते हैं, शिशुओं को प्रभावित करते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक करेक्ट है, दूसरा जो है वो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, हाल ही में युद्ध में उपयोग किया गया, फिर से आ गया एफपीवी ड्रोन। ठीक है, एफपीवी ड्रोन ऑपरेटरों को उन्हें नियमित करने का, रेगुलेट करने का, ऑपरेटरों को उन्हें नियमित करने का क्या देता है, अनुमति देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देता है अनुमति। दूसरा, चश्मे के माध्यम से देखे गए लाइव वीडियो फीड का उपयोग करना किया जाता है। ठीक है, ये इसमें भी गड़बड़ हो गया हुआ है। एफपीवी ड्रोन ऑपरेटरों को उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति देता है, किसके माध्यम से, तो चश्मे के माध्यम से, जिसमें उनको लाइव वीडियो फीड का उपयोग करना या स्क्रीन का यूज वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, हाल ही में उपयोग इसका किया गया है भारत के द्वारा 2025 में, ये भी करेक्ट है। भारत के सीमा सुरक्षा के लिए, वन निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है वास्तविक समय का ये निगरानी प्रोवाइड करता है, जिस कारण से आतंकवाद विरोधी अभियान में का भी ये
क्या करता है, इसमें काफी मदद करता है। तो पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, ये गड़बड़ है, ए स्टेटमेंट यहां तक है और बी स्टेटमेंट जो है वो यहां तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 2025, ये तो UEFA नेशंस लीग से संबंधित है, इस पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट कहता है कि पुर्तगाल डिफीटेड स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल ने किसको हराया, स्पेन को हराया, और एकमात्र देसी लीग जो अपनी स्थापना के बाद से 2 बार जीत चुका है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और लॉन्च्ड इन 2018 बाय UEFA टू रिप्लेस द इंटरनेशनल फ्रेंडलीज विद द कॉम्पिटिटिव फिक्चर्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट के हालिया नियामक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्लिपकार्ट को डिपॉजिट लेने वाली NBFC दी गई है, नहीं NBFC तो बना है लेकिन डिपॉजिट लेने वाला नहीं। ठीक है ना, तो डिपॉजिट नहीं ले सकता है जो फ्लिपकार्ट है, वो विदाउट डिपॉजिट इसको काम करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को सीधे क्रेडिट की पेशकश करने की अनुमति देता है। ठीक है, डायरेक्टली वो क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी सही है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान, जिसका क्या नाम है, खान क्वेस्ट 2025। ठीक है, इसमें भाग लेने के लिए भारतीय सेना, इसमें भाग लेने के लिए भारतीय सेना जो है वो कहाँ पहुंची है। ठीक है, किसमें, खान क्वेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना ये कहाँ पहुंची है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगोलिया पहुंची है भारतीय सेना। ठीक है, और ये लैंड बेस्ड डिफेंस फोर्स है, आपको तो पता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोटक गतिविधि के लिए खबरों में था, यह किस देश में स्थित है। काफी अभी इसमें विस्फोट वगैरह हुए हैं, काफी सारा जान माल का नुकसान हुआ है, तो ये जो है ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ग्वाटेमाला में अवस्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्वाटेमाला सिटी के पास में ही लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। सभी के लिए सतत ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल किस वैश्विक संगठन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किस वैश्विक संगठन द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अभी आपको पता ही है सस्टेनेबल एनर्जी की बात चल रही है हर जगह पे, क्योंकि सस्टेनेबल अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, अगर हम संसाधनों का इसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे, तो एक समय के बाद जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बात करता है किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की बात करता है, और ये यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया है। ठीक है, और इसका जो मोटिव है वो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्या बोलते हैं परसेंटेज है, ग्लोबल परसेंटेज, ठीक है, शेयर है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, और एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बाय 2030 का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। हुलम्बी कला जो है वहां पे, हुलम्बी कला वहां पे इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ई कचरा इको पार्क। आगे बढ़ते हैं, भगवान जगन्नाथ बलभद्र, भगवान बलभद्र और सुभद्रा की सम्मान करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 किस राज्य में मनाई गई, ये तो सभी को पता होगा, ये जो है ओडिशा में मनाया जाता है। आपको 2-3 बातें इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो है आपको पता होगा कि ये भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान के प्रतिरूप हैं, बलभद्र बड़े भाई
और बहन सुभद्रा। और इन सभी की जो मूर्तियां हैं उसको पूरी शहर से ले जाया जाता है और यहाँ से ये जो है ये एनुअल फेस्टिवल है और यहाँ से गुंडीचा मंदिर जो है जो कि 3 किलोमीटर दूर है भगवान जगन्नाथ मंदिर से, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ले जाया जाता है। ठीक है, आषाढ़ महीने में होता है और इस यात्रा को बहुदा यात्रा कहा जाता है। अच्छा, आप लोग एक बार बताना नव कलेवर क्या है, इससे रिलेटेड है। अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं कि 12 ईयर्स के अंदर जो इन मूर्तियों के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ रखे गए हैं उन ब्रह्म पदार्थों को बदलने की जो प्रथा है उस उत्सव को नव कलेवर कहते हैं और ये प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का यहाँ पे हृदय विराजमान है। आप जब जाएंगे तो आप इसे महसूस कर पाएंगे, यहाँ की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, वहाँ की एनर्जी को, यहाँ के वातावरण को महसूस कर पाएंगे और उसमें उस जो भगवान की जो हृदय है उस हृदय को प्रत्येक 12 साल में जो बदला जाता है उस उत्सव को नव कलेवर कहा जाता है। आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं कि जब इसे किया जाता है तो एकदम पूरे सिटी में लाइट ऑफ कर दिया जाता है और कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जंगली तेंदुए की आबादी के मामले में भारत का अग्रणी मेट्रो बनने के लिए कौन सा शहर मुंबई से आगे निकल गया है? तो बेंगलुरु में अब जो है मुंबई से ज्यादा तेंदुआ है, ये बच के रहना भाई लोग, बेंगलुरु वासी लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की पहला एडीसी, कल भी बताया था मैंने, यशस्वी सोलंकी। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं। 5 जून 2025 तक के अपडेट के अनुसार रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कितने आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में, तो अभी तक टोटल 91 हो गए हैं, खींचन और मीनार को अभी शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामसर ईरान के अंदर एक शहर है जहां पर 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए क्या किया गया था, एक समिट किया गया था, एक सम्मेलन किया गया था। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में टोटल अभी तक 91 रामसर साइट्स हैं और भारत का जो पहला रामसर साइट है वो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर था और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में था। ये सारे जो है सबसे पहले आपको रामसर साइट्स मिलेंगे। सबसे बड़ा रामसर साइट की अगर बात कर लें तो जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो सुंदरवन वेटलैंड है और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। ठीक है, तो आंसर विल बी 91 विथ किचन एंड मनेर। ठीक है, किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? मैंने बताया था कि ये ऐसे एक टॉपिक को मैं बता चुका हूं कि ये हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है सो समझना, इसमें ये है कि किसानों को अगर हम लोग रोग मुक्त पौधा प्रदान करेंगे तो जो फसल का उत्पादन होगा वो बेहतर होगा और ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें किसानों को कौन सा पौधा, रोग मुक्त पौधा प्रदान किया जाता है, जैसे फ्रूट्स के, मैंगो के, बनाना के, जिससे कि क्या होगा, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगा। आंसर आपको याद रखना है स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम याद रखेंगे सभी लोग, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर पहले ऊर्ध्वाधर 2 चेहरे वाले सौर संयंत्र के स्थान बन गए? 2 चेहरे वाला मतलब क्या है कि दोनों तरफ से सनलाइट आएगा, इस साइड से भी इस साइड से भी, दोनों तरफ प्लेट्स लगे हुए हैं और उन प्लेट से क्या होगा, आपको सोलर पैनल को यूज किया जाएगा। तो ये जो है सबसे पहले ये शुरू किया गया दिल्ली में ओखला मेट्रो स्टेशन के पास। ठीक है, ओखला मेट्रो स्टेशन के पास इसको शुरू किया गया है। दोनों तरफ से, इस दोनों तरफ से जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर क्या करेगा, उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जम्मू कश्मीर होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने किया है और इसमें भी CRISPR-Cas9 का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, याद रखेंगे सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, किस भारतीय राज्य में पहला देश का डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में खोला गया है और इसका नाम है अभय प्रभाव। नाम क्या है डिजिटल संग्रहालय का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये अभय प्रभाव इसका नाम है। और यह जो है यह जैन शिक्षाओं से संबंधित है, जैन शिक्षाओं से संबंधित है। तो जैन शिक्षाओं क्या है आप बताओगे? ठीक है, आपको पता होगा कि जैन धर्म के अंदर बहुत 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीन जो हैं राइट जो सम्यक चीजें हैं ये आपके मोक्ष मार्ग की रास्ते हैं। और अगर आप देखेंगे तो सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन चीजों को जैन दर्शन के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये इसके अंदर 24 तीर्थंकरों के जो स्टोरी टेलिंग है वो बताया जाएगा और इसे बिल्ड किया जा रहा है फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री, फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, ये ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किन शहरों को भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया भाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रभूमि शहर उदयपुर और इंदौर। ठीक है, उदयपुर और इंदौर को घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लेना सब लोग। उदयपुर और इंदौर को आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है। और देश का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री शहर, जानते हो कैसे ट्रैफिक लाइट फ्री बना है? ठीक है, पहले तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोटा। ठीक है, कैसे बनाया गया पता है? ट्रैफिक ही नहीं आएगा, कहीं पर कंजेशन होना ही नहीं है, जहां पर कंजेशन होना है वहां पर अंडरपास या ओवरपास बना दिया है, तो कंजेशन की बात ही नहीं है, तो ट्रैफिक लाइट का जरूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी वाले लोग तकनीक लगाते रहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। ठीक है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का जो नाम है वो है लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख। इसे आमरा राजा इंफ्रा फॉर एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन का इसके अंदर प्रोडक्शन किया जाएगा, याद रखेंगे। आंसर विल बी लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट शहरों की पहल के तहत कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? मतलब पूरे तरीके से सिर्फ सोलर एनर्जी पे चलेगा और इसका आंसर हो जाएगा सांची। आंसर क्या हो जाएगा? सांची। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दशक के बाद यूरेशियन उदबिलाव को देखा गया है और ये भारत के किस शहर में खोजा गया है? तो ये कश्मीर घाटी में फिर से इसको, ये जो उदबिलाव नाम का जो जानवर है इसे पुनः कहाँ पे देखा गया? कश्मीर घाटी में देखा गया है। एआई के माध्यम से वास्तविक समय फसल डेटा, देखो भाई, शुरू की गई CROPIC क्रॉप पिक पहल किस प्रमुख कृषि योजना के तहत शुरू की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब मैं थोड़ा समझा देता हूं, ये पूरा क्या है? क्रॉप पिक है, क्रॉप यानी कि फसल का पिक्चर। अब देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको पता होगा कि अगर फसल खराब हो जाते हैं तो उसके एवज में जो किसान होते हैं उनको क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उसका जो रियल टाइम जो फोटो है वो फोटो अपलोड करने में काफ़ी डिले होता था, स्टेट गवर्नमेंट का फंड आने में डिले होता था, जिससे फार्मर्स को सही समय पर फंड नहीं मिल पाता था। जब फार्मर्स को सही समय पर फंड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इम्पैक्ट होगा कि फार्मर्स जो हैं अगर उनको सही टाइम पे फंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फिर अगले फसल के लिए वो तैयार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं को लक्षित करते हुए, ये मैंने अभी बता दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन किसका है? इजराइल का है। ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है,
तो आज भी हमने ठीक ठाक क्वेश्चंस देख लिया है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, रिवाइज आप लोग कर पा रहे होंगे, और इसी तरीके से लगे रहिए। इस वीक में काफ़ी सारा कुछ होने वाला है ना। हम लोग कई सारे मैराथन लेकर आने वाले हैं, और हम लोग का मैराथन वैसा नहीं होगा, आपने देखा ही है कि मुझे 25, 30, 40 क्वेश्चन कराने में भी इतना समय लग जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते, कॉन्सेप्ट होते, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बता पाऊँ। तो हम लोग का मैराथन ऐसा नहीं होगा कि बस गए और क्या ये पढ़ के आ गए, ठीक है। क्योंकि आजकल लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है जब हमने कहा कि हम लोग पढ़ाते बिना पीपीटी के हैं। तो कई बार सुना है हमने कि जैसे कि हमने पढ़ाते हुए लिखा कि नो पीपीटी क्लास, तो लोगों को बड़ा मिर्ची लग रहा है, ठीक है। तो भाई पीपीटी का मतलब तो वही होता है कि वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, तुम आकर पढ़ दे, तुम्हारी आवश्यकता क्या, वो तो कोई भी पढ़ देगा। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में है, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, है ना, ये सारा चीज़ देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं मैराथन क्लासेस में, और कल अभी ये तो सीरीज अपना कंटिन्यू चलता ही रहेगा, लेकिन मैराथन क्लास में मिलते हैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।